कहानी की शुरुआत में हम जॉन को देखते हैं, जिसकी नाव समुद्र में नहीं बल्कि एक डूबे हुए शहर के ऊपर तैर रही होती है। जब वह नीचे देखता है तो उसके ठीक नीचे कई मंजिल ऊंची एक इमारत की छत दिखाई देती है। यह नजारा देखकर वह घबराकर चारों तरफ देखने लगा है। जो शहर कभी लोगों से भरा रहता था, आज उसकी सिर्फ कुछ ऊंची इमारतें ही पानी से बाहर दिखाई दे रही थी, जैसे समुद्र के बीच छोटे छोटे टापू हों। बाकी पूरा शहर गहरे पानी में समा चुका था। दरअसल इस पूरी तबाही की शुरुआत आज से 5 साल पहले हुई थी। उस समय 2 कॉमेट्स सीधे धरती से आकर टकराए। टक्कर इतनी भयानक थी कि कुछ ही पलों में धरती का आधे से ज्यादा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। इस टक्कर के झटके पूरी दुनिया में महसूस हुए और कुछ ही घंटों के अंदर दुनिया की लगभग 80% आबादी खत्म हो गई। 5 साल गुजर चुके थे, लेकिन धरती अभी भी उस तबाही से उभर नहीं पाई थी। कॉमेट्स के टूटे हुए टुकड़े अब भी धरती के चारों तरफ घूम रहे थे, बिल्कुल ऐसे जैसे आसमान में घूमते हुए बम हो, जो कभी भी बिना किसी वार्निंग के जमीन पर गिर सकते थे। जो लोग इस भयानक तबाही में बच गए थे, उन्होंने दोबारा जिंदगी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि अब यह दुनिया इंसानों पर बिल्कुल रहम नहीं करने वाली। चारों तरफ फैली रेडिएशन इतनी खतरनाक थी कि सिर्फ 3 मिनट के अंदर एक स्वस्थ इंसान की जान ले सकती थी। फिर भी एक उम्मीद बाकी थी। कुछ जगहों पर अब भी पेड़ पौधे और हरियाली मौजूद थी, जैसे उन इलाकों तक तबाही पहुंची ही ना हो। अब इन सुरक्षित और साफ जगहों को ढूंढना ही बचे हुए इंसानों की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुका था। इन्हीं बचे हुए लोगों में जॉन भी अपनी फैमिली और कुछ दूसरे लोगों के साथ एक अंडरग्राउंड बंकर में रह रहा, लेकिन बाहर के हालात लगातार खराब हो रहे थे। जमीन बार बार हिल रही थी और किसी भी वक्त कोई वोल्केनो फट सकता था। बंकर में रहने वाले सभी लोग जानते थे कि यह जगह हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रह सकती। उन्हें जल्द ही कोई दूसरा रास्ता तलाशना होगा। एक दिन जॉन अपना सेफ्टी सूट पहनकर फिर से बाहर निकलता है। वह रेत से भरे इलाके को पार करता हुआ आगे बढ़ता है और अचानक उसके सामने समुद्र आ जाता है। जॉन रेडियो पर अपने साथियों को बताता है कि समुद्र के किनारे कुछ लाइफ बोट्स मौजूद हैं और उनसे थोड़ी दूर पानी के बीच एक पुराना जंग लगा वॉरशिप भी चुपचाप तैर रहा है। जॉन जहाज के नीचे बने टूटे हुए हिस्से से अंदर घुस जाता है। वह पूरे जहाज को अच्छी तरह तलाशता है, लेकिन उसे न कोई काम का सामान मिलता है और न ही कोई जिंदा इंसान। वहाँ सिर्फ कुछ जली हुई लाशें पड़ी होती हैं। तभी उसे एक लॉग बुक मिलती है, जिसमें बैंगनी रंग का एक फूल दबा हुआ होता है। 5 साल हो गए थे। जॉन ने 5 साल से कोई फूल नहीं देखा था। वह सोचता है कि यह फूल वह अपनी बीवी को देगा, उसे जरूर अच्छा लगेगा। अचानक उसके हेडसेट में अलार्म बजता है। रेडिएशन स्टॉर्म बस 1 मिनट दूर था। जॉन भागकर जहाज से बाहर निकलता है। पीछे मुड़कर देखता है तो एक काली तूफानी दीवार तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही होती है। उसके अंदर लगातार बिजली चमक रही होती है। अगर वह इसमें फंस गया तो बचने का कोई चांस नहीं था। जॉन पूरी ताकत से दौड़ता है और रेडियो पर चिल्लाकर कहता है कि गेट पहले ही खोल दिया जाए, वह समय पर पहुंच जाएगा। दूर बंकर का लोहे का गेट खुलता है, लेकिन तूफान बिल्कुल उसके पीछे आ चुका होता है। जैसे ही जॉन गेट तक पहुंचता है, पीछे बिजली गिरती है। वह छलांग लगाकर अंदर घुस जाता है। अंदर पहुंचते ही वह दरवाजा बंद करने को कहता है और गेट बंद होते ही खतरा टल जाता है। सफाई के बाद जॉन अपना सूट उतारकर जमीन पर बैठ जाता है और जोर जोर से सांस लेने लगता है। मौत को इतनी करीब से देखने के बाद भी वह बुरी तरह कांप रहा होता है। बंकर के अंदर जॉन वही बैंगनी फूल अपनी बीवी एना को देता है। एना फूल देखकर खुश हो जाती है। 5 साल हो गए थे, उसे याद भी नहीं था कि फूल कैसे दिखाई देते हैं। वह जॉन से कहती है, बाहर जाना बहुत खतरनाक है, अब दोबारा मत जाना। नितिन चुपचाप बैठा रहता है और कुछ नहीं बोलता। एना बंकर की मैनेजमेंट टीम में होती है। एक मीटिंग में वह बाहर से मदद मांगने वाले लोगों को अंदर लेने को लेकर चर्चा कर रही होती है। मीटिंग रूम में कुछ एडमिन लोग मॉनिटर स्क्रीन देखकर बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक सारी स्क्रीन गड़बड़ाने लगती है। अगले ही पल पूरा बंकर जोर से हिल जाता है। यह कोई आम भूकंप नहीं था, बल्कि धरती की परत ही फट रही थी। बंकर के मेन गेट के सामने जमीन चीरते हुए एक बहुत बड़ी दरार खुल जाती है। पूरा बंकर अलार्म की आवाज से गूंज उठता है। लोग घबरा जाते हैं और चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। जॉन तुरंत अपनी बीवी और बेटे को लेकर जल्दी जल्दी जरूरी सामान बैग में डालता है और बाहर की तरफ भागता है, लेकिन मेन गेट पर भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। अच्छी बात यह थी कि जॉन अक्सर बाहर जाता रहता था और उसे रास्तों की अच्छी समझ थी। वह भीड़ से बचते हुए अपनी फैमिली को पीछे वाले गेट की तरफ ले जाता है। पीछे का रास्ता भी ढाना शुरू हो चुका होता है, लेकिन तीनों आखिरी पल में बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर निकलते ही हालात पहले से भी ज्यादा खराब नजर आते हैं। हर तरफ लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। कुछ लोगों ने मास्क पहन रखे होते हैं, जबकि कुछ बिना मास्क के ही दौड़ रहे होते हैं। सभी लोग समुद्र की तरफ भाग रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ मौजूद लाइफ बोट्स ही अब उनके लिए बचने की आखिरी उम्मीद बन चुकी थी। भीड़ पागलों की तरह बीच पर टूट पड़ती है। पहली नाव पहले ही लोगों से पूरी तरह भर चुकी होती है। ऊपर से कुछ लोग जान की परवाह किए बिना उसी नाव पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। वजन ज्यादा होने की वजह से नाव बुरी तरह डगमगाने लगती है और कुछ ही
सेकंड बाद पलट जाती है। जॉन तुरंत समझ जाता है कि हालात हाथ से निकल रहे हैं। वह अपनी पत्नी एना और बेटे नाथन को साथ लेकर सामने खड़ी दूसरी नाव की तरफ दौड़ता है। रास्ते में जॉन देखता है कि उसका एक दोस्त कुछ लोगों के बीच फंसा हुआ है और वे लोग उसे पानी में दबाकर उसका मास्क छीनने की कोशिश कर रहे हैं। जॉन और एना तुरंत वहां पहुंचते हैं। वे उन लोगों को पीछे हटाते हैं और अपने दोस्त को पानी से बाहर खींच लेते हैं, लेकिन इसी अफरा तफरी में किसी के हाथ जॉन का मास्क लग जाता है। जॉन मास्क वापस लेने की कोशिश नहीं करता और अपने दोस्त के साथ अपनी फैमिली को लेकर दूसरी नाव की तरफ भाग जाता है। किसी तरह सभी लोग नाव के अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर पहुंचते ही लोग चिल्लाने लगते हैं कि गेट बंद करो वरना कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। आखिरकार गेट बंद कर दिया जाता है, जबकि बाहर अभी भी बहुत सारे लोग रह जाते हैं। वे लोग नाव को पीटते हुए मदद के लिए चीख रहे होते हैं। तभी नाथन जॉन का हाथ खींचता है। जॉन पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। समुद्र के अंदर से कई मंजिल ऊंची पानी की एक विशाल दीवार तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही होती है। जो लोग अभी नाव में नहीं चढ़ पाए थे वे भी यह नजारा देखकर जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ही पलों में वह विशाल लहर किनारे पर मौजूद लोगों को अपने साथ बहा ले जाती है। नाव भी उस लहर की चपेट में आकर बुरी तरह उछलने लगी है। हर कोई इधर उधर गिरने लगा है। कई जोरदार झटकों के बाद आखिरकार नाव किसी तरह संभल जाती है। जॉन दिशा का अंदाजा लगाकर कहता है कि उन्हें साउथ ईस्ट की तरफ जाना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वे करीब एक हफ्ते में लंदन पहुंच सकते हैं, लेकिन खुले समुद्र में एक छोटी सी नाव के बंद केबिन में पूरा एक हफ्ता गुजारना आसान नहीं था। जॉन एयर क्वालिटी चेक करता है और हैरान होकर देखता है कि हवा फिलहाल ठीक है। इसके बाद लोग अपने मास्क उतार देते हैं और खुलकर सांस लेने लगते हैं। फिर भी किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। आइसलैंड पूरी तरह गायब हो चुका था और समुद्र की धाराएं भी बदल चुकी थी। किसी को नहीं पता था कि वे सच में लंदन तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं, इसलिए सभी चुपचाप बैठकर दुआ करने लगते हैं। रात को जॉन केबिन में लेटा होता है, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं होती। वह बार बार आंखें खोलकर आसपास देखता रहता है, जैसे उसे हर पल किसी नए खतरे का डर हो। अगली सुबह उसका डर सच साबित हो जाता है। नाव अचानक रुक जाती है क्योंकि उसका इंजन खराब हो चुका होता है। जॉन जानता था कि अगर नाव इसी तरह रुक गई तो सभी की जान खतरे में पड़ जाएगी। वह तुरंत इंजन रूम में जाता है और काफी कोशिश के बाद इंजन को ठीक कर देता है। किस्मत से थोड़ी देर बाद इंजन फिर से चल पड़ता है। उस रात जॉन अपने बेटे नाथन के साथ आसमान की तरफ देखता है। जिस आसमान में कभी खूबसूरत मिल्की वे दिखाई देती थी, अब वहाँ उसका नामो निशान तक नहीं था। उसकी जगह आसमान में पत्थरों और मलबे की एक अजीब सी चमकती हुई लाइन दिखाई दे रही थी। कुछ ही दिनों में नाव का खाना भी खत्म होने लगा है। भूख और थकान की वजह से सभी लोग कमजोर पड़ने लगते हैं। तभी अचानक नाव किसी चीज से टकराकर रुक जाती है। जॉन बाहर झांक कर देखता है तो सामने पानी में डूबी हुई इमारतें नजर आती हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की सिर्फ छतें पानी से बाहर निकली हुई थी। यह नजारा देखकर सभी समझ जाते हैं कि वे लिवरपूल पहुंच चुके हैं। सभी लोग तुरंत सावधान हो जाते हैं। नाव किनारे लगती है और वे लोग शहर के अंदर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिवरपूल अबंडेंट लिखा होता है। जॉन एक मशीन की मदद से हवा चेक करता है। हवा फिलहाल थोड़ी ठीक थी, लेकिन यहाँ ज्यादा देर तक रहना जानलेवा हो सकता था, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द कोई सुरक्षित शेल्टर ढूंढना जरूरी था। तभी सामने कुछ लोगों के साए दिखाई देते हैं। जॉन अपनी फैमिली को साथ लेकर उनके पीछे चल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद वे लोग रुक जाते हैं। सामने बड़ी संख्या में शरणार्थी जमा होते हैं। रेडिएशन की वजह से उनमें से कई लोगों की स्किन बुरी तरह बदल चुकी होती है। उनके सामने एक ऊंची दीवार खड़ी होती है और उसके अंदर हथियारों से लैस सैनिक तैनात होते हैं। दीवार के ऊपर खड़ा एक ऑफिसर चिल्लाकर कहता है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा जिनके पास हाई लेवल पास है। सेना तुरंत अपना पास निकालकर दिखाती है। ऑफिसर पास देखते ही उसे अंदर जाने का इशारा कर देता है, लेकिन तभी जॉन का दोस्त घबरा जाता है क्योंकि उसका पास कहीं रास्ते में गिर चुका होता है। वह जोर जोर से अपना नाम और पोस्ट बताने लगता है। हालात बिगड़ते देखकर सैनिक तुरंत गेट बंद कर देते हैं। जॉन, एना और नाथन भी बाहर ही रह जाते हैं। तभी अचानक आसमान का रंग बदलने लगता है। दूर से एक और भयानक रेडिएशन स्टॉर्म उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लोग घबराकर चारों तरफ भागने लगते हैं। जॉन तुरंत एना और नाथन का हाथ पकड़कर दौड़ पड़ता है, लेकिन तभी सामने से एक कार तेजी से उनकी तरफ आती है। सामने खड़ा होकर ड्राइवर से उन्हें लंदन ले चलने की गुजारिश करता है। ड्राइवर पहले उन सबको ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, घड़ी दो, तभी गाड़ी में बैठाऊंगा। जॉन बिना किसी बहस के अपनी घड़ी उतारकर उसे दे देता है। ड्राइवर तुरंत गेट खोल देता है। जॉन अपनी फैमिली को गाड़ी में बैठाता है और बार बार उसका शुक्रिया अदा करता है। इस तबाह हो चुकी दुनिया में अगर कोई मदद कर दे तो यही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अब भी उनका इंतजार कर रहा है।
गाड़ी तेजी से लंदन की तरफ बढ़ रही होती है। सफर का लगभग आधा रास्ता तय हो चुका होता है कि अचानक ड्राइवर गाड़ी सड़क के किनारे रोक देता है। वह कहता है कि सब लोग नीचे उतरकर थोड़ा फ्रेश हो लें। जॉन अपने बेटे को साथ लेकर गाड़ी से बाहर निकलता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे माहौल में कुछ अजीब सा महसूस होता है। ऊपर आसमान से अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जॉन तुरंत झुककर जमीन को छूता है। अपने पुराने अनुभव की वजह से उसे एहसास हो जाता है कि यह रेडिएशन स्टॉर्म नहीं, बल्कि शायद इससे भी बड़ा खतरा है। वह तुरंत ऊपर की तरफ देखता है। दूर आसमान में आग के कई गोले तेजी से उनकी तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं। ये दरअसल धूमकेतु के टूटे हुए टुकड़े होते हैं, जो अब सीधे धरती की तरफ गिर रहे थे। उल्कापिंड के टुकड़े आसमान से बरसने लगते हैं। भागने की कोई जगह नहीं बचती। इसीलिए जॉन, एना और बाकी लोग एक बड़े पेड़ के पीछे छिपकर एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। अचानक तापमान बहुत बढ़ जाता है और जलते हुए पत्थर जमीन पर गिरने लगते हैं। हर टक्कर के साथ आग और धूल का भयानक गुब्बार उठता है। किस्मत से कुछ लोग जिंदा बच जाते हैं। सब शांत होने के बाद वे मलबे में से काम की चीजें उठाते हैं और लंदन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ समय बाद वे एना की माँ के घर पहुँचते हैं। माँ अपनी बेटी, दामाद और नाती को देखकर भावुक हो जाती है और सब एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। घर में पानी और बिजली नहीं होती, लेकिन फिर भी किसी तरह गुजारा चल रहा होता है। जॉन का परिवार पहली बार थोड़ी राहत महसूस करता है। आराम करते समय एना को बाथरूम से जोर की खांसी सुनाई देती है। अंदर जाकर वह सिंक में खून देखती है। जॉन अब सच नहीं छिपा पाता और बताता है कि डॉक्टर पहले ही कह चुका था कि अगर खून की खांसी शुरू हो जाए तो उसके पास सिर्फ 6 से 8 हफ्ते बचे हैं। शायद बार बार बाहर जाने की वजह से उसकी हालत और खराब हो गई है। एना यह सुनकर टूट जाती है, क्योंकि इतनी तबाही के बाद भी अपने पति को खोने का डर वह सह नहीं पाती। जॉन कहता है कि उन्हें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। उसे ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ एना और उनका बेटा सुरक्षित रह सकें। अगले दिन वे एना की माँ से विदा लेते हैं। माँ जॉन को एक पिस्टल देकर कहती है कि मेरी बेटी और बच्चे का ख्याल रखना। इसके बाद तीनों फिर सफर पर निकल पड़ते हैं। शुरुआत में रास्ता शांत रहता है, लेकिन रात होते ही उन पर हमला हो जाता है। साथ चल रही एक लड़की के सिर में गोली लगती है और वह मौके पर ही मर जाती है। जॉन गाड़ी से उतरकर जवाबी कार्रवाई करता है और एक हमलावर को मार गिराता है। तभी उसकी गोलियां खत्म हो जाती। दूसरा हमलावर हमला करने वाला ही होता है कि एना मरे हुए आदमी की बंदूक उठा लेती है और उसे भी गोली मार देती है। किसी तरह तीनों बच जाते हैं। अगले दिन वे उस लड़की को दफनाकर आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए उन्हें आगे गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई देती है। जॉन नीचे उतरता है तो देखता है कि जमीन फट चुकी है और एक विशाल खाई ने सड़क को बीच से काट दिया है। पार जाने का सिर्फ एक रास्ता होता है, कमजोर रस्सियों का पुल। जॉन सबसे पहले पुल पर जाता है और बेटे से कहता है कि नीचे मत देखना। तभी तेज हवा चलती है और तीनों पुल पर बुरी तरह झूलने लगते हैं। कुछ देर बाद हवा शांत होती है और वे तेजी से आगे बढ़कर किसी तरह दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। लेकिन आगे एक और बेहद कमजोर सीढ़ी होती है, जिस पर पेट के बल रेंग कर जाना पड़ता है। बीच रास्ते में जमीन फिर हिलने लगती है और सीढ़ी का एक हिस्सा ढीला पड़ जाता है। घबराया हुआ एक आदमी दूसरे को धक्का दे देता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। फिर वही आदमी जॉन वाली सीढ़ी पर कूदने की कोशिश करता है। जॉन तुरंत बेटे को पकड़ लेता है और एना पूरी ताकत लगाती है। तीनों किसी तरह दूसरी तरफ पहुंचते हैं और उनके पीछे पूरी संरचना गिरकर तबाह हो जाती है। घंटों के बाद भी उन्हें कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलती। चारों तरफ जली हुई जमीन दिखाई देती है। तभी एक हथियारबंद आदमी उन्हें रोकता है। जॉन हाथ ऊपर करके अपनी बात समझाता है। आदमी उन पर भरोसा करके उन्हें फ्रांस के उत्तरी हिस्से में मौजूद अपने सीक्रेट बेस पर ले जाता है। वहाँ वह बताता है कि सुरक्षित जगह सच में मौजूद है, जिसका नाम वोल्केनो क्रेटर है। लेकिन वहाँ पहुँचना बेहद मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग गुटों के बीच लड़ाई चल रही है। वह जॉन को एक फोटो देता है और कहता है कि इसे दिखाने पर रास्ता मिल जाएगा। साथ ही वह अपनी बेटी कैमल को उनके साथ भेजने की गुजारिश करता है। एना तुरंत इसके लिए तैयार हो जाती है। आगे बढ़ते हुए जॉन की हालत और खराब होती जाती है। रास्ते में सैनिक उन्हें रोक लेते हैं। कैमल फ्रेंच में उनसे बात करके उन्हें समझाती है और सैनिक उनकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। रात में वे गोलियों और धमाकों के बीच खतरनाक रास्ते से निकलते हैं और किसी तरह सुरक्षित इलाके में पहुंच जाते हैं। आखिर उन्हें बताया जाता है कि बस एक पहाड़ पार करना है और उसके आगे ही क्रेटर है। लेकिन कैंप पहुंचने पर पता चलता है कि जिस अफसर का नाम उन्हें दिया गया था वह मर चुका है। जॉन आखिरी उम्मीद के तौर पर कैंप कमांडर से मदद मांगता है। उसकी हालत देखकर कमांडर को उस पर तरस आ जाता है और वह एक बस की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यह बस तुम्हें क्रेटर तक ले जाएगी। लेकिन रास्ते में बस पर हमला हो जाता है। एक गार्ड मारा जाता है और बस के अंदर जोरदार हाथापाई शुरू हो जाती है। जॉन बाहर निकलता है।
उसकी पीठ में गोली लगी होती है, खून बह रहा होता है, लेकिन वह कहता है, मैं अभी जिंदा हूँ। एना बस चलाती है, आगे रास्ता बंद हो जाता है। सब लोग जॉन को सहारा देकर पहाड़ चढ़ते हैं। काफी देर बाद वे शिखर पर पहुंचते हैं। नीचे वह जगह होती है हरी भरी पेड़ों से भरी साफ झील के साथ। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दुनिया कभी खत्म ही नहीं हुई हो। सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कहानी यहीं खत्म